गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा पार्ट 3 में हम पढ़ रहे हैं हिटलर का उदय। वो देखा हमने कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस तरह से हिटलर जो ऑस्ट्रिया की सेना में था से और वो जर्मनी की तरफ से लड़ा था। तब जर्मनी की पराजय से वो बौखला गया था। वर्साई की संधि ने तो और उसको आग बबूला कर दिया था। फिर वो किस तरह से जो उसका सदस्य बना और कैसे जो है वो जर्मनी के इतिहास में आगे बढ़ा, यहाँ तक हमने देखा। अब हम देखेंगे पुनर्निर्माण कि उसने इटली इसका जर्मनी का पुनर्निर्माण किस तरह से किया। दूसरा हमने लोकतंत्र का ध्वंस देखा था। वहाँ वाइमर गणराज्य था, उसको जो है कैसे उसने लोकतंत्र को समाप्त करके अपनी सत्ता स्थापित कर ली, तानाशाही शासन। वो लोकतंत्र का तो विरोधी था, वो मानता था कि लोकतंत्र में विकास नहीं होता है। अब देखो पुनर्निर्माण, लोकतंत्र का ध्वंस कर दिया जर्मनी में उसने, वाइमर गणराज्य को समाप्त कर दिया। अब पुनर्निर्माण क्या किया देखो, किसका? जर्मनी का। पुनर्निर्माण किसका? जर्मनी का। देखो हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री व्यालमार को हेल्मार साख्त को सौंपी। यह आपके 1 नंबर का प्रश्न बनेगा। हिटलर का अर्थशास्त्री कौन था? यह अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी किसको सौंपी? तो अर्थशास्त्री कौन था? हयालमार साख्त। ये प्रश्न है आपके, ठीक है, आप भी अंडरलाइन कर लो, प्रश्न लिख लो यहाँ पर। साख्त को सौंपी। साख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉक्सवैगन इस परियोजना की देन थी। इस पे भी अंडरलाइन करो। इसने क्या किया? जैसे अर्थशास्त्री ह्यालमार साख्त को जो है अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी सौंपी, तो सबसे पहले उसने सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले जो रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए उसने जो है 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य किया। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि वहाँ पर बेरोजगारी फैल रही थी, लोगों के पास रोजगार नहीं था, रोजगार नहीं था, कमाई नहीं, तो लोगों के पास पैसा कहाँ से आए। इसलिए सबसे पहले उसने जो है सरकारी पैसे से चलने वाले जो रोजगार को बढ़ावा देने वाले जो कार्यक्रम थे ना, उन पर जो है 100% 100% उसने ध्यान दिया और उनको जो है बढ़ाने का लक्ष्य तय किया। किसने? अर्थशास्त्री आलमोर ने। किस लिए? अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉक्सवैगन परियोजना, ये परियोजनाएं चलाई, सुपर हाईवे बनवाया जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला, और एक जो है कार फॉक्सवैगन एक परियोजना चलाई, इसमें भी लाखों लोगों को रोजगार मिला। इसमें तो ये रोजगार से है सुपर हाईवे, ये उत्पादन से संबंधित है, तो इन पे भी अंडरलाइन कर लो आपने। विदेश नीति के मोर्चे पर हिटलर को फौरन कामयाबियां मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया। अब उसने अपनी विदेश नीति बना ली और 1933 में वो लीग ऑफ नेशन से अलग हो गया। लीग ऑफ नेशन क्या थी? वो जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है इन राष्ट्रों की जो लीग बनी थी ना, जिसमें जो है वर्साई की संधि हुई थी, जो और जर्मनी पर जो है वो इतनी सारी शर्तें थोपी थी उसमें उसका, तो ये क्या करा, अब 1933 में लीग ऑफ नेशन से अलग हो गया और 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया। जो संधि के अनुसार राइनलैंड किसके पास था? फ्रांस ने ले लिया था, शायद अपन ने पढ़ा था, उस पर उसने कब्जा कर लिया। अब वर्साई की संधि की शर्तों को तोड़ने लग गया हिटलर किया, और एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। अंडरलाइन कर लो इस पे, ये नारा था। 1936 में राइनलैंड पर कब्जा कर लिया और अब नारा लगाया कि एक जन एक साम्राज्य और एक नेता, ये सब एक होने चाहिए। ये नारा लगाकर ऑस्ट्रिया को 1938 में जर्मनी में मिला लिया कि जब हम एक होकर संघर्ष करेंगे तभी जो है हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, ये मानना था। इसलिए इसने ये एक जन एक साम्राज्य और एक नेता कौन? खुद, कि मेरे नेतृत्व में रहो सभी। तो ये कहकर उसने ऑस्ट्रेलिया को मिला लिया, राइनलैंड पर कब्जा कर लिया। उसके बाद उसने स्लोवाकिया पर कब्जे और जर्मनी वासी
सुडेटलैंड प्रांत पर कब्जा किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इस तरह से इसने देखो 38 में ऑस्ट्रेलिया, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, ये क्या है, सुडेटलैंड आदि पर कब्जा कर लिया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। ये भी एक देश है। इस दौरान उसने इंग्लैंड को भी खामोश समर्थन मिलता रहा, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी। घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी मिली इन कामयाबियों से ऐसा लगा कि देश की नियति अब पलटने वाली है। अब इस तरह से जो है हिटलर को आगे से आगे कामयाबियाँ मिल रही थी और इंग्लैंड भी जो है क्या था, मूक समर्थन कर रहा था। यानी वो जो है चेकोस्लोवाकिया को और राइनलैंड को और अपने क्षेत्रों में मिला रहा था, आगे बढ़ रहा था हिटलर। तो इंग्लैंड भी जो है मूक समर्थन दे रहा था, यानी कुछ भी नहीं बोल रहा था। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में भी जो जर्मनी पर ये शर्तें वगैरह थोपी गई, वर्साई की संधि की गई, वो उसके लिए गलत थी। वो ऐसा मानता था इंग्लैंड। इसलिए जो है हिटलर के आगे बढ़ने पर इंग्लैंड ने कोई विरोध नहीं किया, चुपचाप रहा। वो खामोश समर्थन यानी मूक समर्थन मिल रहा था, सब कुछ देख रहा था, उसने कोई विरोध नहीं किया इंग्लैंड ने। इससे जो है उसके कामयाबियाँ भी मिल रही थी, कोई विरोध भी नहीं कर रहा, तो उसके हौसले और ज़्यादा बढ़ गए, हिम्मत मिली हिटलर को। ये देखो मानचित्र, देखो बेटा, ये भाग है मानचित्र में, देखो कि कौन कौन से भागों पर किसका अधिकार था, क्या था, ये सब। एक बार ये रहा, ये संकेत देखो पहले, ये रहा वाइमर बृहत्तर जर्मनी, ये पीला वाला जो भाग है ये जर्मनी, बृहत्तर जर्मनी है। ठीक है, ये रे अलग अलग देश, ये पोलैंड वगैरह ये सारे हैं ना यहाँ पे, ये युगोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, क्या क्या है अलग अलग। तो ये बृहत्तर पीला वाला भाग बृहत्तर जर्मनी का है। दूरी शक्तियों की मदद वाले देश ये पिंक वाले हैं, फिनलैंड वगैरह। ये जर्मन कब्जे वाले इलाके ये ग्रीन वाले आ गए। ये ग्रीन वाले भाग जो है इन पर जर्मनी ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। इस तरह से इसको देखकर थोड़ा समझना है ना। अब देखो आगे। लेकिन हिटलर यही नहीं रुका, उसने चेकोस्लोवाकिया पर, उनके प्रांतों पर, राइनलैंड पर, इन पे कब्जा कर लिया, आगे बढ़ रहा था, यही नहीं रुका। अब क्या करता है, साख्त कौन था, उसका अर्थशास्त्री था, वित्त मंत्री। साख्त ने हिटलर को सलाह दी थी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च न किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी घाटे में चल रहा था। इस पे अंडरलाइन करो, देखो हिटलर, साख्त जो उसका अर्थशास्त्री था, वित्त मंत्री हिटलर का, उसने उसको सलाह दी कि अभी वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, बजट घाटे में चल रहा है, तो सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च न करो। ये जो है उसके मंत्री ने, अर्थशास्त्री ने, या अर्थ मंत्री या वित्त मंत्री कह सकते हैं, साख्त, उसने जो है हिटलर को सलाह दी। लेकिन नाजी जर्मनी के एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। साख्त को उनके पद से हटा दिया गया। अब उसने हिटलर को यह सलाह दी, तो नाजी जर्मनी में एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। यानी हिटलर जो था ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता था जो पहले ही घबरा जाए कि ऐसा नहीं किया जाना। 9 शब्द तो हिटलर की डिक्शनरी में था ही नहीं किसी के लिए कि कोई उसको जो है नहीं कहे किसी काम के लिए। इसलिए उसने क्या किया, साख्त को पद से हटा दिया। ये गलती की थी हिटलर ने अपने जीवन की एक बहुत बड़ी। लेकिन नाजी जर्मनी में एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। साख्त को उनके पद से हटा दिया गया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। जहां वो कह रहा था कि सेना और हथियारों पर पैसा खर्च ना करो, वैसे में उसने उसको पद से ही हटा दिया और जो है आर्थिक संकट से निकलने के लिए उसने युद्ध का ही सहारा लिया। विकल्प चुना कि युद्ध होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 को, देखो इस पे भी अंडरलाइन कर लो, आर्थिक संकट से उबरने के लिए युद्ध को ही विकल्प चुना था उसने, और राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठे करने लगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए, किसको, अपने साम्राज्य विस्तार को और युद्ध का ही लक्ष्य बना रखा था उसने। तो इसको ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। ये दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है बेटा यहीं से, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, सितंबर 1939, दूसरा विश्व युद्ध। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध किसने शुरू किया,
जर्मनी ने। कैसे? पोलैंड पर आक्रमण कर। अंडरलाइन कर लिए? अंडरलाइन कर लो। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हुआ। पोलैंड पर आक्रमण कर दिया उसने, तो फ्रांस और इंग्लैंड ने पोलैंड का साथ दिया और उसका युद्ध शुरू हो गया। उसका किसका? जर्मनी का, हिटलर का। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि की। इस पे अंडरलाइन करो। सितंबर 1940 में जो है जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि की। इटली जर्मन जापान ऐसे बोलते हैं इसको। इटली जर्मनी जापान, जापान रोम बर्लिन टोक्यो। रोम इटली जर्मनी और जापान। तो इसकी जर्मनी की राजधानी बर्लिन थी, इटली की रोम थी। इटली रोम, जर्मनी की बर्लिन और जापान की टोक्यो। एक दूरी बनाई उन्होंने, त्रिपक्षीय संधि की, 3 देशों को अपने साथ मिला लिया और यही दूरी राष्ट्र कहलाई। क्या कहलाए? दूरी। दूरी राष्ट्र। कौन से दूरी राष्ट्र? इटली, जर्मनी और जापान, दूसरे विश्व युद्ध में। और अंडरलाइन कर लो यहीं से। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप के ज़्यादातर देशों ने नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाले कठपुतली सरकारें बिठा दी। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। इटली और जापान को अपनी तरफ मिलाया और यूरोप के ज़्यादातर जो देश थे वो नाज़ी जर्मनी के समर्थन में ही थे। और उसने क्या, उन छोटे छोटे देशों पर ऐसे शासक बिठा रखे थे, कठपुतली शासक, जो हिटलर के इशारे पर शासन करते थे। इस प्रकार 1940 तक हिटलर जो है एक विश्व शक्ति के रूप में उभर कर आ गया था। यूरोप में शिखर पर था। हिटलर की ताकत 1940 में शिखर पर थी और वो जर्मनी को विश्व शक्ति बनाना भी चाहता था और 1940 तक शिखर पर भी पहुंच गया। लेकिन अब क्या होता है देखो, युद्ध शुरू हो गया सितंबर 1939 में और 1940 तक जो है हिटलर ही शिखर पर था। अब देखो, अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया था। दीर्घकालिक यानी लंबे समय से उसने सपना संजो रखा था कि मैं पूरे यूरोप पर अधिकार करूंगा। तो उसने इधर पश्चिमी देशों पर तो कर ही लिया था, अब जो है वो पूर्वी यूरोप को जीतने के सपने को पूरा करने की सोचने लगा। तो देखो क्या करता है वह। जर्मनी, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है अब, सितंबर 1939 से शुरू हो गया। 40 तक हिटलर शिखर पर था और इटली, जापान और अन्य छोटे यूरोपीय देशों को भी उसने मिला लिया था। देखो आगे देखो, अब वो पूर्वी यूरोप पर ध्यान दे रहा था। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था। जून 1941 में सोवियत संघ पर हमला किया। जून 1941 पर उसने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। ये हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। ये हिटलर ने जो है बेवकूफ़ी वाली बात कर दी थी दूसरे विश्व युद्ध में, जिसका भी उसको भारी हर्जाना चुकाना पड़ा। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों की बमबारी के चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनी को नाको चने चबवा रही थी। देखो क्या होता है, उसने 1941 जून 1941 में जो है किस पर आक्रमण कर दिया? सोवियत संघ पर, रूस पर हिटलर ने हमला कर दिया। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों की बमबारी के चपेट में आ गया। पूरब में था तो पश्चिमी मोर्चा इनका जो था वो वायुसेना की बमबारी के चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनों को नाको चने चबा रही थी। ब्रिटिश इधर तो उसने रूस पे हमला किया ना, तो पश्चिमी मोर्चा तो ब्रिटिश वायुसैनिकों की बमबारी की चपेट में आ गया और पूरब में जो है सोवियत की सेनाएं उनको नाको चने चबा रही थी, यानी हरा रही थी। किनको? जर्मनी सैनिकों को। सोवियत लाल सेना ने स्टालिन ग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। सोवियत की जो लाल सेना, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है, पूरा घटनाक्रम याद रखोगे आप। लाल सेना ने स्टालिन ग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सोवियत लाल सैनिकों ने, लाल सैनिक कहाँ के थे? सोवियत के, सोवियत संघ यानी रूस। लाल सैनिकों ने पीछे, देखो एक बार वापस निकाल लो। हाँ, तो दूसरे विश्व युद्ध में जो है
सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया, इधर ब्रिटेन भी आ गया और इधर जर्मनी, इटली और जापान ये लड़ ही रहे थे। देखो आगे अब क्या होता। जून 1941 में सोवियत संघ ने पर हमला किया। वह हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा वायु सैनिकों ने बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनों को नाको चने चबवा रही थी। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। सोवियत संघ ने स्टालिनग्राद स्थान का नाम है, जगह का नाम, वहाँ जो है जर्मन सेना को हरा दिया 1941 में। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिरी तक पीछा किया और अंत में वे बर्लिन क्या है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे। इस घटनाक्रम ने अगली सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर लिया। अब कहाँ तो जो है उसको जीतना चाह रहा था जर्मनी, और 1941 से 40 तक हिटलर सर्वोच्च शिखर पर था, 41 से वो जो है हारने लगा और यहाँ पर जो है पूर्वी यूरोप पर सोवियत का वर्चस्व हो गया। बीचों बीच जर्मनी तक पहुँच गए सोवियत सैनिक। लाल सैनिक कहाँ के थे, सोवियत के, और वो जर्मनी के बीचों बीच जा पहुँचे। सैनिकों को पीछे हटाते हुए जर्मन सैनिकों को आखिर तक पीछा किया और पीछे धकेलते गए, बर्लिन तक जहाँ पहुँचे। और इसी घटनाक्रम ने अगली सदी के लिए जो है समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। अब देखो अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बच रहा था। अमेरिका ने 1941 तक युद्ध में भाग नहीं लिया था। वैसे गुप्त रूप से अमेरिका जो है मित्र राष्ट्रों की सहायता कर रहा था, इनकी सोवियत संघ की, ब्रिटेन की, इनकी, लेकिन अमेरिका जो है युद्ध में भाग नहीं, जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ रहा था, फंसने से बच रहा था। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सकता था। पूरब में जापान की ताकत फैलती जा रही थी। उसे फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। अब अमेरिका अब तक युद्ध में नहीं घुसा था, वैसे गुप्त रूप से मित्र राष्ट्रों के साथ था अमेरिका, लेकिन वो चाहता था कि प्रथम विश्व युद्ध में ही बहुत जनहानि हुई थी, जन धन की हानि हुई थी, आर्थिक संकट आ गया था। हमने पढ़ा ना 1929 से आर्थिक संकट आ गया था। तो इस तरह की आर्थिक समस्याओं से जो है डरकर अमेरिका नहीं चाहता था कि मैं युद्ध में भाग लूँ। तो अभी तक युद्ध में नहीं फंसा अमेरिका, लेकिन होता क्या है कि इधर जापान की ताकत बढ़ती जा रही थी। जापान प्रशांत महासागर तक आ गया था और अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमला करने की उनकी पूरी योजना थी। किसकी, जापान की। जब जापान ने हिटलर का समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों की बमबारी को निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। देखो ये भी प्रश्न बनता है कि अमेरिका विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ, जब जापान ने जो है प्रशांत महासागर में अमेरिका का एक जो है ये था पर्ल हार्बर ठिकाना, अमेरिकी ठिकाना जो पर्ल हार्बर था, हवाई अड्डा था ये, वैसे देखा जाए तो इस पर आक्रमण कर दिया किसने, जापान ने। तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। कौन सी घटना के बाद अमेरिका जो है विश्व युद्ध में कूदा, पर्ल हार्बर की घटना के बाद। ठीक है, आपके प्रशांत अमेरिका नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बना लिया। पर्ल हार्बर जो था इस पर जापान ने बमबारी की, बम डाल दिए और पर्ल हार्बर जो था उसको नष्ट कर दिया। तो इसके बाद जो है 1941 में, कब, 1941, इसके बाद अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। ये युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, मई 1945 में हिटलर की तो पराजय हो गई और जापान ने जो अमेरिका के पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी ना, उसका जवाब जो है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, दो बड़े शहरों पर परमाणु बम गिराकर दिया। और इसी के साथ जो है ये युद्ध समाप्त हो गया। हिटलर की पराजय हो गई और जापान के दो बड़े शहरों को बम से उड़ा दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर
हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। ये युद्ध के दौरान नाज़ी जुल्मों की कहानी है। हमने पाठ की शुरुआत हुई थी अपनी, हेलमुट नामक एक बच्चा था जो अपने माता पिता की बातें सुन रहा था। जर्मनी में हिटलर की जो है क्या किया जाए, आत्महत्या कर लें, पूरे परिवार को ही मार दें या हम खुद मरे, ऐसा था ना पाठ की शुरुआत में। तो वहाँ देखते हैं हम कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है संक्षेप ये जो हेलमट और उसके पिता की जो कहानी थी वो कैसी थी, सही थी क्या, उन्होंने कैसा निर्णय लिया। ये युद्ध के दौरान नाज़ी जुल्मों, अब युद्ध के दौरान जो नाज़ी जो लोग थे हिटलर के समर्थक, उन्होंने लोगों पर किस तरह जुल्म किए थे, अत्याचार किए थे। ठीक है, अब नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण ये अगले वीडियो में देखेंगे अपन। ठीक है, यहाँ जो छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं, दूसरा विश्व युद्ध सितंबर 1939 से मई 1945 तक। ठीक है।